फर्स्ट नंबर में क्या कि सिनकोना है ना, सिनकोना के पेड़ मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना, वनस्पति से संबंधित है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में ये वन मिलते हैं। इसके मुख्यतः यानी मुख्य क्षेत्र यानी सहांद्रीय पश्चिम घाट है यानी पश्चिमी घाट, शिलोंग पठार है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप है और लक्षद्वीप में ये पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद है यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन, तो महोगनी है, महोगनी, आबन है ना, आबनुश है और जारुल है, बांस है, बेंत है, शिनकोना है और रबड़ है, ये पाए जाते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में सागवान, शखुआ, शीशम, आम, महुआ, बांस, खैर, त्रिफला, चंदन ये होते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती पूछेगा तो ये सागवान ये सब जितना है जो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, ये तो सबको पता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अजरबैजान बाकू, ये क्या है, अजरबैजान बाकू द्वारा यानी कोप COP 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन संपन्न किया जाएगा। यानी इसमें सीधा सा कह रहा है कि जो 2024 में COP 29 का जो कहाँ में होगा, तो ये अजरबैजान बाकू में होगा। और कौन से, ये से संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन से संचालित होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 2023 में, 24 में कहाँ होगा ये, तो अजरबैजान में हो रहा है। और ये 23 में कहाँ संपन्न हुआ था, तो 2023 में COP 28 हुआ था। ये कहाँ में हुआ था, तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, यानी मेजबानी की थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पहली बार कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। लेकिन कहाँ में हुआ था, तो ये जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के बर्लिन में। यानी कि जर्मनी की राजधानी कौन सा होगा, बर्लिन ही है। COP कोप है ना, कोप का तात्पर्य यानी फुल फॉर्म क्या होगा, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। उसी तरह से एक फुल फॉर्म और है, ये UNFCC है, ये क्या होगा इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर में, यहाँ पे क्या है, डेनियल, क्या है, डेनियल, ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। डैनियल बोरेन बोइम और अली अबू अबाद को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया था। यानी क्या बोला कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया, तो डैनियल वॉरेन बोइंग है ना, बोइम, और एक और थे अली अबू अबाद, ये दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में दिया गया था। डॉक्टर साइमा, क्या नाम है, डॉक्टर साइमा वाजिद WHO के दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण हो गया, पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके बाद है हम लोग का, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध गायक, देखिए ये कौन है, तो प्रसिद्ध गायक है एवं संगीतकार शंकर महादेवन को, है ना, कौन, तो शंकर नाम होगा, शंकर महादेवन को इंग्लैंड के बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट है ना, डायरेक्टर नहीं है, डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यानी डॉक्टरेट है ना, डॉक्टरेट के मान यानी कि उपाधि जो दिया गया किनको, तो ये प्रसिद्ध गायक भी हैं और संगीतकार है, नाम क्या है, तो शंकर महादेवन, क्या नाम है उनका, शंकर महादेवन इनका नाम है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप डेली बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं और आप सेट बना रहे हैं ना, सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्कशन से आपको क्वेश्चन वहाँ पे आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लेटफॉर्म में तो बहुत हो जाता है एक, है ना। चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर, यहाँ दिया क्या, सिंगापुर मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया की वृद्धि त्रिकोण में शामिल है। यानी त्रिकोण में कौन कौन हो जाएगा, तब सिंगापुर हो जाएगा, मलेशिया होगा, इंडोनेशिया होगा, दक्षिण पूर्व एशिया में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण पूर्वी एशिया में ही अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल स्थित है। यानी क्या बोला कि गोल्डन ट्रायंगल स्थित है जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ से, दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो म्यांमार आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा और लाओस आ जाएगा। कौन कौन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये सब आते हैं, किसमें आते हैं, तो गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर को सम्मिलित रूप से एशियन टाइगर के नाम से जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ से कि एशियन टाइगर के नाम से किसको जानते हैं, तो उसमें कौन कौन आ जाएगा एशियन टाइगर में, तो मलेशिया आ जाएगा आपका, इंडोनेशिया आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा और सिंगापुर आ जाएगा। ये चारों को क्या, एशिया यानी एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से एशियन टाइगर देश की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तेजी से प्रवृत्ति हो रहा है। देखिए यानी कि एशियन टाइगर जो देश है उसमें अर्थव्यवस्था है जो अत्यधिक तेजी से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है ना, कंबोडिया में जाइए और वहाँ पे कौन सा मंदिर है, अंकोर वाट मंदिर स्थित है, जो किसके लिए, तो विष्णु भगवान के लिए है, ठीक है। ये किनके लिए, विष्णु। लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया है ना, लाओस, यहाँ क्या हो जाएगा कि लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया, लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल रुद्र देश है। यानी अगर बोलता है कि देखिए लाओस है ना, और कहाँ के, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लाओस जो है स्थल रुद्र है। स्थल रुद्र मतलब लैंड लॉक है, यानी कि ये हो गया, इसके बगल में को समुद्र नहीं है, समुद्र से घिरा, यानी समुद्र इसके बगल में नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड लॉक बोलते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर दिया है आपका क्या, कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया के भौगोलिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है कंबोडिया। चलिए आगे, कंबोडिया का राजधानी नहोम, क्या, नहोम पेन, क्या नाम है कंबोडिया, एक तरह से ना बिहार SSC में, ठीक है, बिहार SSC में यानी BSSC में आपको 2 से 3 है ना, 2 से 3 राजधानी पूछता है। इससे पहले पूछा था
सीजीएल में, ठीक है, 2 से 3 गो राजधानी पूछा था केवल, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। तो कंबोडिया की राजधानी कौन हो जाएगा, तो नहोम पेन, है ना, नहोम पेनहम, क्या नाम है, नहोम पेनम। चलिए, दक्षिण पूर्वी एशिया प्रजातीय रूप से चीन से अधिक निकट है, यानी बोला कि दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया प्रजातीय रूप से किससे, तो प्रजातीय रूप से चीन से अधिक निकट है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक रूप से यह दक्षिण पूर्वी एशिया के अत्यधिक निकट है, बात सही है ना। सऊदी अरब, है ना, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, कुवैत इत्यादि देश दक्षिण पश्चिम एशिया के क्षेत्र में आते हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कौन कौन आ जाएंगे, तो सऊदी अरब, है ना, ये कौन सा हो जाएगा, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, कुवैत बगल में है ना। आप गुजरात से जाइएगा, गुजरात के उधर, है ना, समुद्र यानी कि पार करिए, उसके बाद आपका वो एरिया मिल जाएगा, है ना, दक्षिण पश्चिम एशिया का क्षेत्र स्थित है। चलिए, उसके बाद देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, है ना, क्या है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड में, कहाँ में, स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। पूछता है क्या कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कहाँ हो जाएगा, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो हुआ था 7 अप्रैल, है ना, कब, तो 7 अप्रैल 1948 को, और एनसीसी की भी स्थापना हुआ था कब, तो 1948 को ही हुआ था, और यहाँ पे 7 अप्रैल 1948 को WHO की, है ना, स्थापना हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल यानी कि WHO स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय यानी कि भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है, यानी कि WHO में कौन, भारत भी है, ठीक है, भारत उसका सदस्य है। चलिए, उसके बाद दिया है सदस्य है, और इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है, यानी कि भारत, इसकी जो राजधानी कहाँ में, राजधानी में दिल्ली में स्थित है, भारत का जो है हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्यों की संख्या टोटल कितना है, यानी कि पूछता है ये क्वेश्चन कि WHO में कितना सदस्य है, तो 194 है, कितना, 194, यानी कि 194 है। चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दे दिया है आपका, तो ये मुख्यालय से एक संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक तरफ देखेंगे संगठन और एक तरफ देखेंगे मुख्यालय, ठीक है, ये हो गया संगठन और ये हो गया मुख्यालय, उनका कहाँ पे मुख्यालय है, तो विश्व मौसम विज्ञान, ये अभी मौसम वाला है ना, ये तो विश्व वाला है ना, ये बिहार यानी कि झारखंड, जब झारखंड एसएससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें एक पूछा था कृषि से, ठीक है, जो दिल्ली में था वो क्वेश्चन पूछा था। चलिए, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में है, अभी हम लोग मौसम का, है ना, WHO का कहाँ, तो स्विट्जरलैंड में, अभी पढ़े थे ना हम लोग, यहाँ से अभी हम लोग पढ़े थे इसमें, देखिए यहाँ पे WHO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, यानी जिनेवा वहाँ में आता है। चलिए, तो उसी तरह से यहाँ पे दिया क्या कि मौसम, है ना, यहाँ क्या है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में है, और ये जिनेवा कहाँ में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष कहाँ में है, तो ये रोम में है, कृषि विकास कोष कहाँ में, रोम में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन यानी संघ कहाँ में, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। सार्वभौमिक डाक यानी पोस्ट ऑफिस डाक संघ का कहाँ में है, तो ये बर्न में है, बर्न यानी स्विट्जरलैंड में है। विश्व पर्यावरण संगठन बोलेगा तो पर्यटन संगठन है, क्या, विश्व पर्यटन संगठन का कहाँ, मैड्रिड स्पेन में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ये वाशिंगटन DC में पड़ता है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में, देखिए, है ना, बिहार जो पूरा है, पूरा बिहार है ना, पूरा जो बिहार है वो बौद्ध में था, ठीक है, बौद्ध में था, अभी भी है ही पूरा, वहाँ अवशेष जितना भी आपको अगम कुआं, कदम कुआं, मखनिया कुआं, ये सब जितना है कुआं है ना, पूछता है क्वेश्चन, है ना, यानी लोकल में पूछता है कि पटना में केव कुआं, 3 गो कुआं आता है, ठीक है, अगम कुआं, मखनिया कुआं, कदम कुआं, ये 3 गो आता है ना। और ये 3 है ना जो अशोक थे वो हर 5 किलोमीटर के अंदर में, 5 किलोमीटर के अंदर में एक कुआं बनाते थे, क्यों, क्योंकि जो राही जाते थे, राही का मतलब जो व्यापारी है ये, तो वो वहाँ पे रेस्ट करते थे, 5 किलोमीटर जाने के बाद बैल है, ये है, सारा थक जाता था ना, तो थकने के बाद वहाँ क्या होता था कि बैल को भी खाना मिलेगा, आदमी को भी वहाँ पे खाना पीना मिलता था, तो इस तरह से चंद्रगुप्त ये सब बनाए थे, ठीक है। तो वही आज वहीं पे कुआं के नाम से कुआं जो बना था वही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बोला कि विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में स्थित है। विश्व शांति स्तूप का आधारशिला 1969 में रखा गया था, देखिए इसमें आधारशिला रखा गया कब, 1969 में रखा गया। यह शांति स्तूप 1978 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था, देखिए, तो ये जो बना यानी कि सब तो पूरा तर हो गया, आज का नहीं है, ये विश्व शांति स्तूप जो है ये आज का नहीं है, पहले का है, उसी को पूरा अथी बनाया गया, ठीक है, मॉडिफाई, जब यूनेस्को इसको अथी किया तो उसको बनाया गया, आर्कियोलॉजिकल विभाग वाला उन लोगों को संरक्षण दिया। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे क्या कि विश्व शांति स्तूप की आधारशिला यानी आधारशिला कब रखा गया, तो 1969 में रखा गया, और यह शांति स्तूप 1978 में बनकर तैयार हो गया, है ना, ये जो बिहार में है वो बनकर तैयार हो गया। विश्व शांति स्तूप का वर्तमान स्वरूप 1993 का है, अभी जो है स्वरूप किसका, 1993 का रूप है। इसे, है ना, विश्व शांति स्तूप का डिजाइन उपेंद्र, देखिए जो डिजाइन है उपेंद्र महारथी ने तैयार किया था, यानी कि वहाँ खुदाई हुआ था, ठीक है, खुदाई होने के बाद उनको मिला, है ना, या और भी जैसे हेनसोंग हो गया, इत्सिंग हो गया, ये सब जब आए थे तो वो लोग अपना फिगर बना के बुक में ले गए थे, वही सब वहाँ पे देखे, तो उस तरह से ये लोग डिजाइन निकालते हैं, और ये उपेंद्र महारथी ने तैयार किया था, यानी शांति स्तूप जो डिजाइन है उपेंद्र महारथी ने तैयार किया था। इस स्तूप का निर्माण जापान के, देखिए, है ना, इस स्तूप का निर्माण जापान के फूजी गुरुजी, कौन, तो फूजी गुरुजी के प्रयासों से निर्माण कराया गया था, देखिए, समझे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब खुदाई हुआ तो खोदने के बाद ये लोग, है ना, ये लोग सोचे फिर बाद में कि यहाँ तो मिला है तो बौद्ध स्तूप है, तो जापान से आते हैं कौन, तो निर्माण कराने कौन, जापान के फूजी, नाम है क्या, फूजी गुरुजी के प्रयास से निर्माण कराया गया। जापान में ये सब जो है ना पूरा कहीं भी जाइएगा तो यहाँ पर भारत बौद्धिस्ट से यानी कि बौद्ध के नाम से ही जाना जाता है। चलिए, उसके बाद
यहाँ क्या हो जाएगा, फूजी नीचित्ता, है ना, क्या नाम है, नीची दासु का इस स्तूप का निर्माण में अहम भूमिका नाम था, यानी कि इनका जो है फूजी वही उनका गुरुजी है ना। चलिए उसके बाद है आगे हम लोग देखेंगे, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 3 साल से अधिक की सजा काट रहे जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक पर्सनल लोन देने की घोषणा जीवन योजना के तहत किया गया। लीजिए अब मिल गया, यानी कि महाराष्ट्र सरकार है, कौन था, महाराष्ट्र सरकार है, अगर आप 3 साल से अधिक वहाँ पे सजा काट रहे हैं तो आपको जेल, यानी कि जेल में ही क्या, आपको 50,000 तक पर्सनल लोन मिलेगा। कौन सा लोन मिलेगा, पर्सनल लोन दिया जाएगा। देख रहे हैं ना बैंक का, बैंक बोल रहा है क्या, हम तुमको वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, है ना, बैंक लोन वहाँ देगा और वहाँ भी आपसे काम करवाएंगे और वहाँ भी आपसे हम पैसा लेंगे, तो इससे फायदा होगा दोनों को, है ना। बैंक से लेगा तो बैंक को तो लोन देगा, बैंक लोन देगा तो उसको भी मतलब ब्याज तो देना पड़ेगा, ठीक है, तो पर्सनल लोन वहाँ भी देगा। ये किसके तहत देगा, तो जीवला, क्या नाम है, जीवला योजना के तहत, जीवला योजना के तहत ये देगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि सबल, क्या नाम है, सबल, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, है ना, हिमाचल प्रदेश सरकार का सबल योजना के तहत दिव्यांग बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाना। देखिए हिमाचल प्रदेश वाला सरकार क्या बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के सरकार बोल रहे हैं कि कौन सा सबल, कौन सा योजना चला रहे हैं, सबल। सबल में कौन सा, तो ये जो दिव्यांग विकलांग बच्चा है ये, है ना, तो उनको क्या है, जीवन स्तर को आगे उठाना है, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। चलिए सरोवर योजना, तो सवेरा योजना, सरोवर नहीं है, सवेरा योजना, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का सुरक्षा, ना सुरक्षा होगा, ठीक है, सुरक्षा और सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। यानी इसमें कहने का मतलब हो गया कि उत्तर प्रदेश में कौन था, सवेरा, तो सवेरे सवेरे कौन जाग जाते हैं, तो वरिष्ठ नागरिक, यानी कि बूढ़े लोग, बूढ़ा बूढ़ा देखेंगे ना घर में जगल रहेंगे 4 बजे से, तो वहाँ यानी कि सवेरा योजना चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, किसके द्वारा, तो पुलिस के द्वारा यहाँ पे। और क्या इसका काम है कि वरिष्ठ जो यानी कि वृद्ध नागरिक है उसको सुरक्षा देंगे, सहायता प्रदान करेंगे। चलिए लोक मिलनी योजना, एक लोक मिलनी योजना पंजाब राज्य में है, यानी कि पंजाब में लोक मिलनी योजना चलाया जा रहा है, जनसंपर्क बढ़ाने हेतु किया जा रहा है, तो जनसंपर्क बढ़ाने हेतु क्या किया जा रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, कौन, तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लर्निंग साइंस वाई स्टैंडर्ड, क्या है कि लर्निंग साइंस वाई स्टैंडर्ड्स पहल की शुरुआत की है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने स्कूली छात्र के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देने के लिए लर्निंग साइंस बॉय, है ना, बाया स्टैंडर्ड्स पहल शुरू किया गया। ये समझ गए। चलिए इसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, यानी कि मानक ब्यूरो ना, भारतीय मानक ब्यूरो ने स्कूली यानी कि जो स्कूल के बच्चा है उसको विज्ञान के सीखने ना बीच विज्ञान सिखाने के लिए बढ़ावा देने के लिए, यानी कि स्कूली बच्चा को विज्ञान सिखाने के लिए कौन सा ये पहल शुरू किया, द लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड्स, बस हो गया, यही करना है ना। ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम, है ना, ग्रामीण बच्चा के लिए क्या करना है, यानी गाँव में जो बच्चा है उसको ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया गया। चलिए उसके बाद है आयुर्वेद चिकित्सा, क्या यहाँ पे, आयुर्वेद चिकित्सकों के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल शुरुआत हुआ है। यानी कि आप अगर अग्नि पहल सुन रहे हैं कि अग्नि पहल, तो ये क्या है, आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा को क्या नवाचार बढ़ाने के लिए इसको बनाया जा रहा है, शुरुआत किया गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि UGC, यही है ना, UGC तो है ना, ने राष्ट्रीय शिक्षा, कौन था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NEP, है ना, सारथी, क्या नाम है, NEP सारथी, क्या नाम है, सारथी, यानी भारत में उच्च शिक्षा को बदलने में अकादमी सुधार के लिए छात्र राजदूत नामक एक नई पहल की घोषणा की है। यानी कि एक पहल कौन सा है, तो राजदूत नामक, यहाँ से लेके देखिए, भारत में एक उच्च शिक्षा को बदलने के अकादमिक सुधार के लिए छात्र राजदूत नामक एक पहल शुरू किया गया है, उसको सारथी, है ना, सारथी के तहत। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ये UGC का, ठीक है। यहाँ दिया है कि भारतीय, क्या है यहाँ पे, कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा एक नई सुपर टेक पहल, है ना, यानी कि RBI है जो एक नया सुपर टेक पहल, कौन सा है, दक्ष, यानी कि DA, है ना, क्या हो जाएगा, DAKSH, यानी कि दक्ष को लॉन्च किया है। तो दक्ष कौन लॉन्च किया, तो ये RBI किया, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो ये दक्ष, है ना, DAKSH दक्ष है जो कौन शुरू किया, तो RBI ने किया है। गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात है ना, यानी कि युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है। देखिए यहाँ पे क्या है, चिकित्सा अधिकारी यानी कि डॉक्टर है ना, तो कौन है जो पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गए, कौन, तो गीतिका कौल। कहाँ, तो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, कौन, सियाचिन, दुनिया के सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन, सियाचिन, वहाँ पे तैनात है, कौन, डॉक्टर के रूप में। फातिमा दुबे सियाचिन वॉरियर्स, है ना, फातिमा दुबे सियाचिन वॉरियर में ऑपरेशन पोस्ट के पहल, है ना, ऑपरेशन पोस्ट पर होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है। यानी कि ये भी है, फातिमा दुबे जो है मेडिकल ऑफिसर बने हैं, ये भी सियाचिन, ना, सियाचिन में ही है। चलिए उसके बाद है कंचन, क्या नाम है, कंचन देवी यानी कि ICFRE की पहली महिला महानिदेशक बनी है, कौन, तो कंचन देवी। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है, यानी कि अभिलाषा बराकर कौन हो गया, अभिलाषा बराकर भारतीय सेना की, किसका था, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। तेलंगाना राज्य के, कौन सा हो जाएगा, तो तेलंगाना राज्य में हाल ही, है ना, दिसंबर 2023 में चुनाव नतीजे को आधार पर कांग्रेस ने 64 सीट जीतकर हासिल कर सरकार बनाई। यानी कि तेलंगाना राज्य में कांग्रेस है जो क्या किया,
2023 में चुनाव को जीता, कितना? तो 64 सीट जीता है और यहाँ अपना सरकार को स्थापित कर लिया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर में। चलिए इसमें दिया है आपका, अभी हम लोग पढ़ें टोटल। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि तेलंगाना विधानसभा के सीटों 119 सीट में से टोटल कितना सीट था? तो 119 सीट था वहाँ विधानसभा में, जिसमें से कांग्रेस कितना ले लिया? 64 पर कांग्रेस। तब BRS 39, बीजेपी 8, बीजेपी के कितना सीट मिला? 8 को सीटें मिले था। AIMIM तो 7 और अन्य सीट पर 1, ठीक है। यानी कि बीजेपी को तेलंगाना में कितना सीट मिला था? 8 को। कांग्रेस को कितना? 8 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, 8 64। चलिए उसके बाद क्या हुआ था आगे हम लोग देखते हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन गए, यानी कि क्या तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो रेवंत रेड्डी बन गए हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे BRS यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति के संस्थापक चंद्रशेखर राव है, यानी कि चंद्रशेखर राव। देखिए यहाँ चंद्रशेखर राव जो है ये BRS उनका है, चंद्रशेखर राव जो है ना। तो कितना? 39 है और बीजेपी का 8 वही है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा, यहाँ पे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में राजस्थान में, यानी कि राजस्थान में 115 सीट, है ना, 115 सीट, मध्य प्रदेश में 163 सीट और छत्तीसगढ़ में 54 सीट पर जीत हासिल किया था। यानी कि बीजेपी है जो राजस्थान में 115, मध्य प्रदेश में 163 और छत्तीसगढ़ में 54 सीट पर हासिल किया था। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किए थे और अभी बनाते बीजेपी वाले, है ना, मोहन यादव को। चलिए उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। कितना है ये? क्वेश्चन नंबर 12। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। देखिए अंगोला तो क्या हो जाएगा राजधानी उसका? गुआंडा। अंगोला क्या हो जाएगा? लुआंडा। अंगोला की मुद्रा का नाम क्या है? तो क्वाजा, यानी कि मुद्रा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? क्वाजा। अंगोला की राजधानी तो लुआंडा, अंगोला की मुद्रा तो क्वांजा, और जाम्बिया की राजधानी तो लुसाका। जाम्बिया की राजधानी पूछता है तो कहाँ? लुसाका होगा। अंगोला का कहाँ? लुआंडा। और कांगो की राजधानी किसांसा। क्या नाम है? किसांसा, किसांसा होगा, ठीक है, किसांसा, यानी कांगो की राजधानी किसांसा। लाइबेरिया की राजधानी मोनरो, है ना, मोनरोबिया। क्या नाम होगा? मोनरोबिया, मोनरोबिया इसका हो जाएगा। टाइगर वुड, यहाँ क्या है कि टाइगर वुड गोल्फ खेल से संबंधित, हाँ तो टाइगर वुड जो है किससे? तो गोल्फ खेल से संबंधित है। टाइगर वुड अमेरिका का प्रसिद्ध गोल्फर है, यानी कि टाइगर वुल्फ है जो वुड, है ना, अमेरिका का प्रसिद्ध गोल्फर है। सत्य शोधक, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें से हम लोग देखेंगे क्या कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? ज्योतिबा फूले किए थे, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था। सत्य शोधक समाज ब्राह्मणवाद विरोधी संस्था थी। ब्राह्मणवाद मतलब क्या हो गया कि जो वो लोग कर्म कांड करवाते हैं, ये सब करवाते हैं, उसका विरोध कर रहे थे। क्यों? कि है ना, वहाँ का जो लोकल आदमी है उनको अधिकार से वंचित रखते थे, पढ़ने का हक ये नहीं। तो वो पहला स्कूल खोले थे, ठीक है, स्कूल खोले थे। तो जब वो पढ़ाने जाते थे तो उन पे जो वहाँ का महिला लोग है ना, इस पे सीरीज भी बना हुआ, फिल्म भी बना हुआ है, तो वो महिला पे, यानी कि महिला लोग क्या करती थी, उन पे गोबर फेंक देती थी, बच्चा को नहीं जाने देती थी, अब बहुत सारा इसमें है। तो मतलब सीरीज में दिखाया गया है। तो ये सत्य शोधक समाज जो है ना, समाज ये क्या किए थे? तो ब्राह्मणवाद का विरोध संस्था थी। ज्योतिबा फूले द्वारा रचित साहित्य गुलामगिरी, ये बुक लिखे थे गुलामगिरी। किसान का कोड़ा, क्या नाम है? किसान का कोड़ा। किसान का कोड़ा का मतलब देखते होंगे, फिल्म में देखते होंगे ना, मारो इसको 10 कोड़ा मारा जाए, तो वो किसान का कोड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, तो भीमराव अम्बेडकर है ना। यहाँ देखेंगे BR अम्बेडकर ने बॉम्बे 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किए थे। तो 1924 में भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जो किए थे, कौन सा? ये बहिष्कृत, है ना, हितकर्णी सभा की स्थापना किए थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाबा साहब का, है ना, अम्बेडकर, यानी कि अम्बेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किए थे। आज जो हम लोग छुट्टी लेते हैं ना, 8 घंटा ड्यूटी, ये तो इन्हीं का मतलब अथी था कि 8 घंटा यहाँ का ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन ये सरकारी में मिलता है, प्राइवेट में जाइए आपको 12 घंटा से कम नहीं, 12 घंटा काम, 12 घंटा काम करना पड़ता है, ठीक है। अम्बेडकर 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किए थे। अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना 1920 में बाबा साहब ही किए थे। चलिए उसके बाद है महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की, है ना, स्थापना किए थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका निकाले थे। महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका निकाले थे। चलिए इटली के महान कवि दांते, या पूछता है ना कि दांते हैं जो कहा कि इटली के, तो इटली कैसे खाइएगा? दांत से खाइएगा ना, तो दांत से, ये दांते नाम था। तो ये पुनः जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुनः जागरण का मतलब है जो आप भूल चुके हैं या अपना, है ना, नया युग में आए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यानी उसको आगे बढ़ाना, उसको किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, उत्साहित करना, वो पुनः जागरण होता है। पुनः जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ। ये क्वेश्चन पूछता है। पुनः जागरण की जो मतलब शुरुआत हुआ था कहाँ से? तो ये फ्लोरेंस नगर से माना जाता है, जहाँ दांते का जन्म हुआ था। तो वहीं से क्या ये शुरू हो गया था पुनः जागरण। दांते के डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक है। इनका दांते का जो एक बुक है उनका नाम है डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य है। ये काव्य है, ठीक है, जो स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन करते हैं। स्वर्ग और नरक का जो है ना काल्पनिक वर्णन करते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर। देखिए ये जो है धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर, जो जर्मनी का निवासी था। दांते के बाद पश्चात पुनः जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाले दूसरा व्यक्ति पेड्रॉक है। कौन? पेड्रॉक थे। इसे मानववाद के संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि मानववाद के संस्थापक माना जाता है किनको?
द पेड्रॉक को माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय नव जागरण, है ना, यहाँ पुनः जागरण या नव जागरण का अग्रदूत या सुधार आंदोलन प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता, नव प्रभात का तारा एवं भारतीय पत्रिका का जनक, है ना, कहा जाता किसको? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए आगे है हम लोग का ये 16 नंबर में मैथ का क्वेश्चन था जो सीरीज में, है ना, डेसिमल में आरोही क्रम ये था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद ये भी मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट। अब हम लोग आज आगे हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 31 में। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाता, है ना, घाटा, निवेश की कमी जैसी समस्याओं से निरंतर रूप से जुड़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, यानी कि यहाँ का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, यानी मुद्रास्फीति, यहाँ राजकोषीय घाटा रहता है, चालू खाता घाटा, यानी कि ये भी घाटा में, और चालू खाता घाटा, निवेश की कमी जैसी समस्याओं से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है। इस तरह से ये भारतीय मुद्रास्फीति हो है ना। भारत विश्व की जीडीपी के आधार पर 5वीं है, यानी कि यहाँ का जीडीपी अर्थव्यवस्था कितना 5वीं है। क्रय शक्ति यानी पीपीपी, है ना, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत विश्व में तीसरा, यानी कि पीपीपी पूछेगा तो ट्रिपल पी में कितना, ट्रिपल पी पूछेगा तो तीसरा, ठीक है, और ये जीडीपी पूछेगा तो 5वां, जी और डी पी पूछेगा तो भारत क्या है 5वां। 2022-23 में राजकोषीय घाटा, देखिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना था 6.4% अनुमानित किए थे 22-23 में, जो घाटा हमेशा घाटा में चलता है, ठीक है, माइनस में चल जाता है। चालू वित्त वर्ष राजकोषीय घाटा जीडीपी का इतना था, है ना। चालू आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना, 8 से 8.5% अनुमानित किया गया था। चलिए रजमनामा, है ना, रजनामा है ना, रजनामा महाभारत की फारसी अनुवाद है, यानी कि महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया, रजनामा अब उसको बना दिया गया। महाभारत और रामायण भारत के दो प्राचीन महाकाव्य है, ठीक है, ये क्या है, महाकाव्य, इतिहास नहीं है, महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है विश्व का। इसका प्राचीनतम नाम जय संहिता है, यानी कि प्राचीनतम नाम जय संहिता है। इसका फारसी में अनुवाद रजनामा नाम से बदायूं ने किया था। यानी कहने का मतलब हो गया कि फारसी में था क्या चीज, महाभारत था, वो कौन सा, महाभारत। महाभारत को उठाए कौन, ये बदायूं लिए और इसको फारसी में अनुवाद कर दिए। अब फारसी में लिखे तो बुकवा का नाम रख दिए क्या चीज, तो रजमनामा। क्या नाम रख दिए, रजमनामा रख दिए थे, है ना। नकीब खां, क्या नकीब खां, शेख सुल्तान आदि ने किया था, यानी कि बदायूं क्या था, नकीब खां, शेख सुल्तान ने किया था। पंचतंत्र क्या है, पंचतंत्र के लेखक कौन था, विष्णु शर्मा। रामायण का सबसे फारसी अनुवाद, रामायण का भी फारसी में अनुवाद कौन किए, तो बदायूं किए, और नकीब खां और शेख सुल्तान ने किए थे। रामायण को भी फारसी में किए थे। महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है नहीं माना जाता लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी परफेक्ट में नहीं माना जाता है। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, ये तो पक्का लिखी गई है ना। रामचरित्र मानस तुलसी द्वारा लिखी गई है। उत्तर रामचरित्र भवभूति लिखी है, उत्तर रामचरित्र मानव भवभूति लिखे हैं। कथा सरित, है ना, कथा क्या है, कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा लिखा गया, कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र वात्स्य, है ना, वात्स्यायन द्वारा लिखी गई है, कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य पतंजलि लिखे थे, महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 में क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी का ये है, ठीक है। यानी कौन सा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत से धन के निष्कासन की नीति का व्याख्या किए थे। यानी कि यहाँ से पैसा जो लेके जा रहा था अंग्रेज, वही में ये लिखे थे। धन निकासी सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। यही बताते कि धन को लेके जा रहे लोग, बताए थे कि फिर कितना भारतीय आया है उस टाइम। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम भारतीय है जो व्यवस्थित और संगठित रूप से अंग्रेज के धन निकासित नीति का उजागर किया था। जैसे अभी हम लोग, है ना, बीजेपी में देख रहे हैं ना, पैसा के लिए पूरा ये चल रहा है। तो उसी तरह से अंग्रेज भी क्या कर रहा था, लेके जा रहा था। तो इन लोग क्या किया, है ना, यानी कि ये दादा भाई नौरोजी ये उजागर किए कि तुम इतना, यानी सब भारतीय लोग को बता दिए, है ना। तो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का निर्धारित किया गया था। उस टाइम ये अपना व्यक्ति, यानी कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है वो बताते। दादा भाई नौरोजी का आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री माना जाता है, ठीक है। भारत में अनिष्टों का अनिष्ट यानी धन निकासी को बताने वाला दादा भाई नौरोजी ही थे। अनिष्टों का अनिष्ट दादा भाई नौरोजी ही थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, देखिए 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इधर हो गया शाहनामा के लेखक कौन, फिरदौसी। ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो शाहनामा के लेखक कौन हो जाएंगे, फिरदौसी, फिरमौसी नहीं फिरदौसी, है ना। उसी तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन होगा, अकबरनामा का कौन हो जाएगा, तो अबुल फजल। कौन हो जाएंगे, अबुल फजल। चलिए कौन हो जाएंगे, अबुल फजल। आईने अकबरी, तो अबुल फजल कौन, तो आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे, आईने अकबरी अबुल फजल। किताब उल हिंद, तो अलबरूनी, किताब उल हिंद का जो लेखक है कौन हो जाएंगे, अलबरूनी। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग, इस किताब को तहकीक ए हिंद भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। यानी तहकीक ए हिंद भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद, यानी कि भारत का तोता कहा जाता है खुसरो को, है ना, कहा जाता है। तबला और सितार के आविष्कारक इन्हीं को बोला जाता है। यानी कि तबला जो बजाते हैं ना, ढूंढूं, तबला हो गया, और सितार ये कौन, तब किसको बोला जाता है, तो अमीर खुसरो को ही बोला जाता है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेतृत्व प्रदान किए
थे। कब? तो 1943 में ये किए थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज का सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। यानी कि आज़ाद हिंद फौज है ना, आज़ाद हिंद फौज का सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। कब? तो 1943 में बनाया गया। कब? 1943 में बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन कौन थे? तो डिवीजन कैप्टन मोहन के नेतृत्व में बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन है जो कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणादायक और संगठनकर्ता रास बिहारी बोस थे। यही जो थे इसका प्रेरणा और संगठनकर्ता रास बिहारी बोस थे। चलिए उसके बाद है लाल किला। क्या यहाँ कि लाल किला मुकदमे को दिल्ली मुकदमा भी कहते हैं। लाल किला मुकदमा बोलिए या दिल्ली मुकदमा बोलिए, जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाया गया था। यानी कि बोलता कुछ पूछता है कि दिल्ली मुकदमा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पर आधारित है। नवंबर 1945 में चला था। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 2 बार। ठीक है, फिर वो त्याग दिए थे ना गांधी जी, फिर विश्वेश्वरैया को बनाए थे ना, तो उस टाइम ये चलता था उस टाइम है ना, उतार चढ़ाव चलते रहता था। चलिए रमप्पा है ना, रामप्पा मंदिर का नाम लोकप्रिय रुद्रदेव है ना, रुद्रदेव मंदिर तेलंगाना में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणित है ना गणपति देव ने करवाया था। यानी कि मंदिर का निर्माण 13वीं, ये जो मंदिर है रमप्पा मंदिर, ये जो बनाया गया था 13वीं सदी में बनाया गया था। ये काकतीय राजा थे, गणपति देव ने करवाया था। क्या नाम था उनका? गणपति। क्या नाम था? गणपति नाम था। रमप्पा मंदिर तेलंगाना में। पूछेगा कि रमप्पा मंदिर कहाँ में? तो तेलंगाना में है ना, स्थित है। और इस मंदिर का प्रमुख देवता कौन था? रामलिंगेश्वर है। रामलिंगेश्वर स्वामी वहाँ पे है। रमप्पा मंदिर का रुद्र है ना, रुद्रेश्वर के रूप में भी जाना जाता है। इनका रमप्पा मंदिर जो है वो रुद्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के वास्तुकार यानी कि जो वास्तुकार रमप्पा थे, इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का है ना रमप्पा मंदिर के नाम दिया गया। इस मंदिर का निर्माण वास्तुकला के द्रविड़ शैली में, किस शैली में बनाया गया? तो द्रविड़ शैली में बनाया गया था। ठीक है, द्रविड़ शैली में इसको बनाया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने रमप्पा मंदिर को भारत के 39 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। यानी कि इसको जो विश्व धरोहर 39 में है ना, विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। चलिए उसके बाद है पंडित निखिल बनर्जी सितार के प्रतिपादक में से एक है। हाँ, ये पंडित निखिल बनर्जी हैं जो सितार प्रतिपादक यानी सितारे बजाते हैं। पंडित निखिल बनर्जी का जन्म 14 अक्टूबर है ना, 14 अक्टूबर 1931 को हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था और ये सितार से संबंधित है। बंगाल राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। निखिल बनर्जी को 1987 में भारत सरकार के कला क्षेत्र में पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण मिला था। कब? तो 1978 में। और 1968 में पद्म श्री मिला था। 1974 में है ना, क्या है, 1974 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। ये करंट का क्वेश्चन, ठीक है, करंट में क्वेश्चन तो ये पूछता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे कि पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतज्ञ थे। अभी पंडित रविशंकर भारतीय सितार वादक और संगीतज्ञ थे, बहुत बार पूछा क्वेश्चन। पंडित रविशंकर 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। कब? 1999 में। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध वादक, क्या हो जाएंगे यहाँ पे? प्रसिद्ध यानी कि वाद्य यंत्र और प्रसिद्ध कलाकार। तो सरोद, ये पूछता है एक क्वेश्चन। तो सरोद कौन कौन बजाते हैं? ये तो अमजद, क्या नाम है? अमजद अली खान। क्या नाम है? अमजद अली खान, आशीष खान, ये 2 जो है सरोद बजाते हैं, यानी सरोद बजाते हैं। संतूर यानी शिव कुमार शर्मा, संतूर है जो कौन? तो शिव कुमार शर्मा। राहुल शर्मा, भजन सोपारी, ये संतूर वादक हैं। सारंगी सुल्तान खान, क्या नाम है? सुल्तान खान। राम नारायण सबरी खान, ये कौन सा? तो वाद्य यंत्र यानी कि है, समझ गए? तो ये क्वेश्चन एक यहाँ से पूछता है कि कौन इसका वादक है, कौन इसका यानी कि इससे संबंधित है। चलिए यहाँ है क्या कि विश्व प्रसिद्ध संगीत उस्ताद अली अकबर खान सरोद वादक यंत्र से जुड़े थे। यानी यहाँ क्या है कि विश्व प्रसिद्ध है, ये संगीतकार भी हैं उस्ताद अली अकबर खान, और बजाते क्या हैं? ये सरोद है ना, सरोद वाद्य से संबंधित है। चलिए उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो पहला क्या है? वायलिन। क्या यहाँ पे? वादक है ना, यहाँ पे वाद्य यानी यंत्र है बजाने वाला, और इधर बजाने वाला है ना। तो वायलिन कौन बजाते थे? तो ये डॉक्टर एन राजन है जो वायलिन बजाते हैं। ठीक। सितार, सितार तो ये पंडित रविशंकर, बहुत क्वेश्चन पूछा। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। चलिए उसके बाद झीझ है ना, सिमझन्नी, क्या नाम है? सिमझन्नी। जुबिन है ना, क्या नाम है? जुबिन मेहता, जुबिन मेहता हो जाएंगे। नाद स्वरम, क्या नाम है? नाद स्वरम, शेख चिन्ना मौलाना, शेख चिन्ना मौलाना ये नाद स्वरम बजाते हैं। चलिए उसके बाद है सारंगी, उस्ताद बिंदु खा, सारंगी जो है उस्ताद बिंदु खा बजाते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। ये कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सिक्किम का। सिक्किम राज्य, ये क्या हो जाएगा? सिक्किम राज्य में है ना जेमू ग्लेशियर, यानी कि जेमू ग्लेशियर कहाँ में है? तो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। सिक्किम राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है। चलिए कंचनजंगा पर्वत शिखर से, यानी कंचनजंगा पर्वत जो वहाँ में है, वहाँ से जेमू ग्लेशियर संबंध रखता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत केटू हो जाएगा। कौन? केटू यानी कि गॉडविन आइंस्टीन है, यानी पोक में है। भारत में सबसे अधिक पर्वत शिखर है ना कौन सा? तो ऊंची, यानी कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर बोले था कौन? कंचनजंगा। कहाँ में? तो ये सिक्किम में पड़ता है। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, हिमालय के पूर्वी भाग में, सही बात है, पूर्वी भाग में पड़ता है, और सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है, 26 किलोमीटर तक है, 26 किलोमीटर तक ये है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग
चलिए सियाचिन, यहाँ क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर, क्या यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबी अल्पाइन हिमनद है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थान तेमू, कौन सा, जेमू ग्लेशियर में है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थान कहाँ, जेमू ग्लेशियर में है। भारत के प्रमुख हिमनद है नुब्रा हिमनद, कौन सा, तो नुब्रा हिमनद, चोंग, फिर उसके बाद हो जाएगा हिमनद, रीमो हिमनद, हरि पर्वत हिमनद, कौन सा, हरि पर्वत हिमनद, नुनकुन, क्या नाम है, नुनकुन, नुनकुन हिमनद, व्यास कुंड हिमनद, चंद्र हिमनद, मियार हिमनद, किनोंग हिमनद आदि ये पड़ते हैं, यानी भारत के प्रमुख हिमनद है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोशी विद्रोह, रामोशी विद्रोह जो हुआ था भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध है, कब तक, 19वीं सदी में, यानी कि उत्तरार्ध में हुआ था। ये पश्चिम महाराष्ट्र में घटित हुआ, यानी कि पश्चिम महाराष्ट्र के पश्चिम में हुआ था, रामोशी विद्रोह हुआ था, 19वीं शताब्दी में ये हुआ था। चलिए अंग्रेजी शासन साम्राज्यवादी है ना, साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण से सूक्ष्म होकर पश्चिमी घाट में रहने वाली जनजाति रामोशी है ना, कौन सा ये, तो रामोशी ने उन्हें के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, यानी कि ये क्या थे कि रामोशी एक जनजाति थे, वही वो लोग विरोध कर दिए, विद्रोह किए थे, कब, 19वीं शताब्दी में ये लोग विरोध किए थे। विरोध तो करते थे लेकिन सब नहीं करते थे, इसीलिए क्या हो गया है ना, दब जाता था, माहौल है जो दब जाता था। इस संघर्ष को नेतृत्व है ना, नेतृत्व कौन था, चित्तर, क्या नाम है, चित्तर सिंह और नरसिंह दंतराते पेते है ना, पेतकर ने प्रदान किया था। 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोशियों ने सतारा के आसपास क्षेत्र को लूट लिया था। देखिए 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में, नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो चित्तर सिंह थे, रामोशियों ने, यानी कि रामोशियों ने सतारा के आसपास को क्या क्या लूट लिया था। फिर से 1825 से 26 में भयानक अकाल के प्रभावित रामोशियों ने उमाजी के नेतृत्व, पहले कौन, तो ये चित्तर सिंह थे, उसके बाद दूसरा उमाजी के नेतृत्व में अंग्रेजी के विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ कर दिए। खाना पीना रहबे नहीं करेगा तो क्या होगा, है ना, अकाल आ गया, तो इस तरह से ये लोग विद्रोह किए थे। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत पूछता है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको, क्या एक है तो कोल विद्रोह, कोल विद्रोह जो कहाँ में, ये छोटा नागपुर राज्य में हुआ था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में, रंपा विद्रोह कहाँ में, आंध्र प्रदेश में। अहोम विद्रोह असम में, कहाँ, अहोम विद्रोह असम में। चेरो विद्रोह झारखंड में, चेरो विद्रोह झारखंड में। कुका विद्रोह पंजाब में, कुका विद्रोह कहाँ में, पंजाब में। हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। इसमें क्या था कि MS एक्सेल 2010 में, यानी कि MS एक्सेल है जो 2010 में अपना वर्कशीट, क्या, जो वो वर्कशीट था उसमें है ना, एक सेल में कई नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की का उपयोग किया था, क्या, तो अल्ट, यानी कि अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग किए थे, ठीक है। चलिए उसी तरह से हम लोग देखेंगे कट, यानी कि सेल में जो कॉपी करते हैं हम लोग, कॉपी और पेस्ट, यानी कि कॉपी किए कौन सा, तो कंट्रोल प्लस सी किए तो कॉपी हो गया, ठीक है, यानी कॉपी कर लिए, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V का प्रयोग हम लोग करते हैं। फॉन्ट लाइन, ये जो फॉन्ट को है ना, इंटेली, क्या है, इंटेलिकाइज, इसको इंटेलिकाइज और बोल्ड करने के लिए इसमें क्या होगा, इंटेलिकाइज करके और फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, बोल्ड कर देते हैं। जैसे आपका जो पतला वर्ड रहेगा ना, मानिए कि बी इतना पतला है तो उसको एकदम मोटा हो जाएगा, ठीक है, बोल्ड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो इसमें कंट्रोल प्लस बी हो जाएगा। सेल सामग्री को केंद्र में, यहाँ क्या है कि सेल सामग्री है ना, सेल सामग्री को केंद्र में, यानी केंद्र में लाने के लिए अल्ट प्लस HC, ये क्या हो जाएगा, केंद्र में लाने के लिए। रंग भरने के लिए कौन सा हो जाएगा, तो अल्ट हो जाएगा प्लस HCE हो जाएगा। बॉर्डर जोड़ने के लिए अल्ट, यानी कि अल्ट प्लस H प्लस B ये काम करेगा, ठीक है, यानी शॉर्टकट की सब है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे लक्ष्मी सहगल इंडियन, यहाँ पे क्या है कि लक्ष्मी सहगल इंडियन थे, ठीक है, लक्ष्मी सहगल इंडियन, लक्ष्मी सहगल इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी पहली लेडीज़, ठीक है। ये कहाँ में थे, तो लक्ष्मी सहगल झांसी रेजिमेंट के, कहाँ के थे, ये झांसी रेजिमेंट के कमांडर थी। लक्ष्मी सहगल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली भारत की प्रथम महिला बनी थी, यानी कि वो उसमें भी जुड़े थे। और यहाँ पे है कादम्बनी, क्या नाम है, कादम्बनी गांगुली कांग्रेस में भाग लेने वाली प्रथम, यानी कांग्रेस से भाग लेने वाली प्रथम हो गई, और भाषण देने वाली कौन, भाषण देने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कादम्बनी गांगुली स्नातक चिकित्सक के, है ना, स्नातक चिकित्सन यानी डॉक्टर चिकित्सा में करने वाली भारत की प्रथम महिला। देखिए ये क्या था, स्नातक किए थे डॉक्टरेट से, ठीक है, यानी चिकित्सा के। यहाँ अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है, यह कहते हैं भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जब दिया गया था 1942 में नारा, तो उस टाइम ये भी बोला गया था क्या कि हम भारत को, ठीक है, हम भारत को या आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यानी आज़ादी के प्रयास में या हम दिवंगत होंगे। दिवंगत के मतलब है ना, समझ रहे हैं, ठीक है। उपरोक्त में से भारत छोड़ो आंदोलन
के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था, यानी कि ये जो कथन है वो भारत यानी कि कौन बोले थे, महात्मा गांधी ही बोले थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम भारत छोड़ो, यहाँ पे क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करो और मरो का यानी डू और डाई का नारा ये गांधी जी दिए थे। ठीक है, आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने तैयार किया था, यानी कि आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो आलेख था वो कौन तैयार किए थे, तो महात्मा गांधी ये इसको तैयार किए थे। चलिए उसके बाद कांग्रेस, यहाँ पे क्या है, कांग्रेस कार्य समिति यानी कांग्रेस का जो कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को, कब, तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित बैठक में जवाहरलाल यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किया गया था। समझ गया। चलिए इस प्रस्ताव का समर्थन यानी कि देखिए समर्थन में कौन कौन थे, तो इस प्रस्ताव का समर्थन कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस प्रस्ताव को पटेल जी हैं जो समर्थन के होना चाहिए। चलिए फिर भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। देखिए ये कौन, यूसुफ अली जो हैं यही भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए थे। ठीक है, गांधी जी ऐसे तो बोले थे जाके, लेकिन नारा ये लिखकर दिए थे। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न है ना, प्रश्नगत घटनाओं का सही कलमा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये मिलाने के लिए दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कि चंपारण सत्याग्रह जो कब हुआ था, तो 1917 में, सबको पता है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। असहयोग आंदोलन बोले गांधी जी की कि हम लोग असहयोग आंदोलन यानी कि इसमें क्या करेंगे 1920 से कितना 1920 से 1922 तक ये असहयोग आंदोलन चला था। इसमें है ना बहुत सारा बोले कि हम आपको सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारा इसमें हुआ था कि कोई कपड़ा फिरिए, मतलब कोई नौकरी छोड़ रहे हैं, नहीं हम आपको सहयोग नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, हर नौकरी वहाँ से छोड़ रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं, तो ये सब कहानी उसमें चलता है। दांडी मार्च आपका चला था 1930 में चला था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब 1942 से 1944 के बीच तक ये रहा था। चंपारण के मुरली भरावा का नाम है, तो मुरली भरावा गाँव है ना, चंपारण यानी चंपारण के मुरली भरावा गांव के किसान नेता राजकुमार यही गांधी जी को बुलाते हैं, कहते हैं कि बापू मेरे गांव में आइए, है ना। बहुत बार जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि बार बार ये क्यों आते हैं ना, तो इनका हिस्ट्री पढ़िएगा। वो टाइम बुलाते थे कि 10 बजे आना, तो वो पहले ही 2 दिन पहले ही पहुंच जाते थे, है ना, क्योंकि उनको ज़रूरत था। तो चंपारण के मुरली भरगहवा, क्या नाम है, तो मुरली भराहवा गाँव के किसान नेता कौन थे, राजकुमार शुक्ल, है ना, के बुलावे पर महात्मा गांधी 1917 में चंपारण सत्याग्रह नेतृत्व किए थे और यहाँ से बिहार से फेमस हुए, है ना। चंपारण से महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी, और असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हो गया था। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे साबरमती आश्रम। यहाँ पे क्या है, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम 12 मार्च 1930 को, यानी कि यहाँ से दांडी मार्च की शुरुआत किए थे। कब, तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हो गई थी। इसमें अपने 78 साथी यानी कि 78 मित्र थे। ठीक है, 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँच गए थे, यानी कि 78 कितना, तब शुरू कब किए, 12 मार्च 1930 को। कहाँ से, तो दांडी से शुरू किए थे। कितना आदमी थे, तो 78 आदमी थे, है ना। अब 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह से, कौन सा, तो नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि दांडी मार्च की कुल दूरी लगभग 385, यानी कितना था, 385। देखिए 3 5 है ना, इसमें क्या कहें, 3 में 5 जुड़िएगा तो 8 हो जाएगा ना, 5 3 8, बीच में रख दीजिए 8, 385 कुछ लगा दिया ना, 385। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो हुआ था कि भारत छोड़ दीजिए आप, 8 अगस्त 1942 को, है ना, क्या किए, बोल दिए कि भारत आप छोड़ दो। गांधी जी बोले कि भारत तुम लोग अब छोड़ो। ये कब दिए थे, तो 8 अगस्त 1942 को दे दिए थे। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 में क्या बोल रहा है। 45 में यहाँ पे है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 और 22 के काल में क्या हुआ था। देखिए यहाँ पे, तो मतयक प्रदर्शित
है ना, प्रदर्शित किया है, प्रदर्शन वहाँ पे हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ था कब तक, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ था, और 1930 यानी कि 1906 में, है ना, 1906 में यानी 30 दिसंबर 1906 को क्या हुआ था यहाँ पे, चलिए क्या हुआ था, यानी कि मुस्लिम लीग की गठन हुई थी यानी 30 दिसंबर 1906 को यानी कि बांग्लादेश के ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। चलिए उसके बाद 1907 में, यहाँ पे क्या है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम गुट, देखिए 1907 में क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल में क्या हुआ था, नरम गुट और गरम गुट, यानी नरम दल और गरम दल में क्या हुआ था, डिवाइड हो गया था। इसमें हुआ था किस लिए, तो अध्यक्ष के लिए कि हम बनेंगे, है ना। नरम दल वाले क्या नरम दल से बोलते कि हम बनेंगे, और गरम दल वाले बोलते थे कि हम लोग बनेंगे अध्यक्ष। इसके लिए सूरत अधिवेशन में ये फूट पड़ा था। 1916 फिर क्या होता है कि 1916 में अधिवेशन में नरम दल और गरम दल क्या हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। फिर ठीक है, एक साथ यहाँ पे मिल जाते हैं। 1916 यहाँ क्या बोल रहा है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग, कौन सा था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक्ट हो गया। देखिए 1916 में जैसे ही नरम दल और गरम दल मिलते हैं, उधर से फिर कौन, मुस्लिम लीग भी आता है, और कांग्रेस के बीच में, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या होता है, पूना यानी कि लखनऊ पैक्ट होता है। कब, तो 1916 में ये हो जाता है। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे, इस पैक्ट के अंतर्गत मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार किया था। ये क्या बोले थे कि हमको पृथक अलग निर्वाचन चाहिए, तो ये मांग किए थे और बोले कांग्रेस लोग कि हाँ देंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या है कि धान से संबंधित है, यानी भदई अगहनी, है ना, भदई अगहनी और गरमा, ये क्या है, धान, गरमा धान होता है, भदई भी, अगहनी ये क्या है, धान से संबंधित है। बिहार में लोगों का मुख्य भोजन जो है ना, ये धुंधला थोड़ा है, भोजन क्या है, तो बिहार में क्या ज़्यादा क्या होगा यहाँ पे, चावल। ठीक है, चावल होता है। धान उच्च ताप और उर्वरक मिट्टी 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले में उगाए जाते हैं। देखिए अगर आपको धान चाहिए तो कम से कम उसको वर्षा कितना चाहिए, तो 125 से प्लस में चाहिए आपको, यानी इतना सेंटीमीटर क्या चाहिए, पानी चाहिए, और टेम्परेचर भी चाहिए, है ना, कि धान में उच्च तापमान चाहिए, और उर्वरक यानी मिट्टी, यानी कि मिट्टी भी उर्वरक होना चाहिए। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 61 के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिहार से भी क्वेश्चन पूछा था ना, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में क्वेश्चन ये पूछा था। बिहार के पश्चिमी में, यानी पश्चिम में, बिहार के पश्चिम में बूढ़ी गंडक और पूर्व में कोसी नदी के मध्य विस्तृत उत्तरी मैदान धान की कृषि का आदर्श क्षेत्र माना जाता है। यानी कि इधर ये पश्चिम हो गया, यानी आपका चंपारण दने हो जाएगा ना, ये आपका इधर हो जाएगा पश्चिम हो गया, और इधर हो गया क्या चीज़, इधर हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे